क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन की वेलोसिटी एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड फील्ड में कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू 0। और न्यूटन सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं यदि किसी ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन 0 है तो उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 होने वाली है। तो हमें चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से ऑप्शन में नेट फोर्स 0 हमें मिल सकता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास ई और बी दोनों 0 हैं। तो यदि दोनों फील्ड ही 0 हैं तो उन पे लगने वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 0। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का क्यू बी क्रॉस बी। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो ओवरऑल फोर्स 0 हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन है जहां पर कोई एक प्रोटॉन जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0, मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0, तो क्या ऐसा संभव है? यस। यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर है। थर्ड ऑप्शन में दिया है कि नॉट ई नॉट इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन जीरो है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है Q इंटू ई वेक्टर। वेलोसिटी कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है बेचारा, कुछ भी हो ना, लगूंगा मैं तो लगूंगा Q ई वेक्टर के बराबर फोर्स हमेशा लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन यदि है कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, बी जीरो है, तो वहां पर एक्सेलरेशन जरूर प्रेजेंट होगा और वेलोसिटी वहां पर चेंज होगी। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ई नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही फील्ड नॉन जीरो हैं। तो क्या इसमें भी एक ऐसा केस हो सकता है जहां पर नेट फोर्स 0 के बराबर हो? यस, हो सकता है। आपने क्रॉस फील्ड के बारे में पढ़ा होगा। यदि देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, एक पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ धकेल दिया जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स जो है क्यू बी क्रॉस बी वो इस तरफ लगेगा। तो यदि ये दोनों फोर्सेस यदि बराबर हो जाते हैं, क्यू वी बी और क्यू ई दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यदि क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई हो जाता है क्रॉस फील्ड में, तो क्यू से क्यू गया, तो ये कंडीशन होती है वी बी इज इक्वल टू ई। इस कंडीशन के लिए जो ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये बिना किसी फोर्स के, बिना कोई फोर्स लगता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको पार कर जाता है। तो ये चौथी कंडीशन जो है ट्रू है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी, बी और ए। सी ऑप्शन गलत है, इस वाले में नेट फोर्स आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन में पॉइंटेड है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन को इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में फेंक दिया है विद वेलोसिटी v। तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यदि एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, जीरो एंगल बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी, या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 180 डिग्री एंगल बनाती है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 के बराबर होता है, तो इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 होगा। यदि हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यहां पे फोर्स लगेगा क्यू ई के बराबर। अब देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये एक रिटार्डेशन का केस है। तो आप ये याद भी रखना, यदि वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एक ऑब्टूस एंगल बनता है, ऑब्टूस एंगल, तो इसका मतलब वहां पे रिटार्डेशन आपको देखने को मिलता है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, तो इसका स्पीड जो है डिक्रीज होगा इस इलेक्ट्रॉन का। तो जो भी सही ऑप्शन होगा वो आप टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं एक्स एंड वाई, ये चार्जेस हैं बराबर, उनको एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस से और एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उनके रेडियस जो है r1 r2 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब v पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू v के बराबर दी हुई है, v, कैपिटल V। और क्वेश्चन में दिया है कि चार्जेस जो हैं वो बराबर हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिससे एक्सेलरेट किया है वो भी बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। और हम जानते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या, mv अपॉन qv, m इंटू वी स्पीड इंटू मास डिवाइडेड बाय क्यू वी। एमवी को लिख सकता हूं मैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ 2 एम के ई काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय क्यू वी। तो यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम।
रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए बराबर है, चार्ज बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, टू दोनों के लिए बराबर है, लेकिन मास दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं mx अपॉन my इज इक्वल टू rx स्क्वायर अपॉन ry स्क्वायर। r1 r2 जो भी है उसको आप लिख सकते हैं ये r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो mx अपॉन my जो है आपको मिल जाएगा r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है एक चार्ज पार्टिकल की परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑर्बिट का शेप किस तरीके से होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस तरीके से है, तो इसके ऊपर क्यू वी के बराबर फोर्स लगता है। और इसका जो पाथ है देखिए, इसमें क्यू वी वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आता है, तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू वी और परपेंडिकुलर रहेगा इसके हमेशा। तो इसका जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये याद भी है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पाथ जो है सर्कुलर होने वाला है। सर्कुलर आप यहाँ पे टिक कर देंगे, सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि प्रोटॉन का मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब जो पाथ है वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। पाथ विल बी सर्कुलर। और हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ होने की वजह क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्यू वी के बराबर फोर्स लगता है। तो इसका मतलब फोर्स क्यू वी है, और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू वी डिवाइडेड बाय एम। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे एसआई यूनिट्स में, आपको आंसर मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट किया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, आपको काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमने आपको बताया वो क्या होती है, Q इंटू वी के बराबर। यानी कि काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आपको देखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो यहां लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब बात करें इनकी प्रोटॉन की, प्रोटॉन होता है आपके पास 1h1, ड्यूट्रॉन होता है आपके पास 1h2, और तीसरा है अल्फा पार्टिकल, वो होता है 2he4। तो इसके ऊपर 1 प्रोटॉन और ये 2 चार्ज है, इसके पास 2 प्रोटॉन है। और यहां पे हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज यदि Q है तो इसके ऊपर भी चार्ज Q होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा 2Q के बराबर। ठीक, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग भी कर सकते हैं। यदि इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक चार्ज हुआ Q। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो चार्ज Q। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 2 चार्ज निकाल दिए तो इसमें 2Q चार्ज है। तो इनके चार्जेस के रेशियो जो है वो 1:1:2 हो गए। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको मिल जाएगा 1:1:2 के बराबर, 1:1:2 के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बीम है, कैथोड रेज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जाते हैं, अनडेविएटेड निकल जाते हैं। अनडेविएशन की मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि जब क्यू बी क्रॉस फील्ड में क्यू ई के बराबर हो जाता है तो आपको कंडीशन मिलती है वी बी इज इक्वल टू ई। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो क्रॉस फील्ड्स में जो चार्ज पार्टिकल है वो बिना डेविएशन के निकल जाता है। तो ये ऑप्शन जो आप टिक कर देंगे, इसको मिला देंगे सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी बी मिल जाएगी, वी आपको दिया है और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ, तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जिससे इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे। इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ई, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई वी क्रॉस बी, यानी v क्रॉस b की जो डायरेक्शन है उसमें हम माइनस लगाएंगे, यानी v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। यदि मान लीजिए आप इस डायरेक्शन को लेते हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड b है, सो v इधर b इधर, v क्रॉस b जो है अंदर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक मूविंग चार्ज जो है वो गेन करेगा एनर्जी यदि उसके ऊपर कौन सा फील्ड लगाया जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो यदि हम इसकी पावर की बात करें, पावर जो है वो हो जाती है 0 के बराबर, बिकॉज पावर का फॉर्मूला है F डॉट वी, और डॉट प्रोडक्ट होता है 0 यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो पावर 0 है तो इसका मतलब वर्क जो इसके द्वारा किया जा रहा है इंस्टेंटेनियसली हर एक इंस्टेंट में वो 0 के बराबर है। तो कोई भी नेट काइनेटिक एनर्जी इसको नहीं मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड से नहीं मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती है। तो ए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दो पार्टिकल्स हैं, उनका ये पाथ दिखाया गया है आपको, और इनके चार्जेस जो हैं बराबर हैं, सेम चार्जेस हैं और सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं। आपको बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें देख सकते हैं कि पार्टिकल बी जो है इसका रेडियस जो है छोटा है और ये जो पार्टिकल ए है इसका रेडियस जो है बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। अब रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहां लिख सकता हूं मैं एम ए वी ए डिवाइडेड बाय क्यू बी इज ग्रेटर देन, यहां लिख सकते हैं एम बी वी बी बाय क्यू बी। तो क्यू बी से क्यू बी गया क्योंकि चार्जेस बराबर हैं, तो ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास दैट एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम वी वी बी। ठीक, तो आपको ऑप्शन जो है सही लगे इनमें से वो आप टिक कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब किस केस में होने वाली है यदि उसको सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है सबको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यदि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर पाथ में आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है 2πm/qb। इस फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, दैट विल बी qb अपॉन 2πm। तो यहां से हम देख सकते हैं कि b जो है मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए बराबर है, 2π की वैल्यू सबके लिए बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू q/m। अब चारों में एक एक करके इनका चार्ज और मास की बात करें तो लिथियम के ऊपर एक प्लस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव में, तो मैंने मान लिया उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो e के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की बात करें उसके पास भी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है बराबर है, साइन अलग है। प्रोटॉन के ऊपर भी एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज है e के बराबर प्लस में, हीलियम प्लस के पास भी e के बराबर चार्ज है। तो चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करें तो सब में सेम है। अब बात करें मास की बात करें तो चार्ज सब में सेम आ गया बेटा, चार्ज सब में सेम आ गया, तो मैं कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज नाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास जिसका सबसे ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो लिथियम जो है यहाँ पे सबसे हैवीएस्ट है, इसका मास कंपेयर टू ऑल दीज थ्री पार्टिकल्स, तो इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है लिथियम की होने वाली है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इन सब में सबसे हल्का जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 10⁻⁻31 के ऑर्डर में, और प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 10⁻⁻27 के ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10⁻⁴ जो है उस फैक्टर का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो लिथियम आयन की होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि दो पैरेलल वायर्स हैं, उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, यदि दो पैरेलल वायर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वो फोर्स भी आपको निकालना आता होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आता है इस वाले केस में μ0/4π 2I1I2/d। ये फॉर्मूला इनका बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है। सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट में रिपेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि इस लूप के बारे में बताना है कि इस लूप के साथ क्या होगा यदि वो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के साथ में खड़ा हो जाता है। तो यहां देखिए बेटा कि ये वायर और ये वायर, इसको आप छोटा सा सेक्शन मान सकते हैं कि दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसकी बात करें तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो लगने वाला है ऊपर की तरफ। कैसे बताया सर, इसकी वजह से फील्ड देखो बेटा, यहाँ पे फील्ड है नीचे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर लेटा हुआ है, तो इसमें करंट जो एल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ, आई एल क्रॉस बी जो है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसकी बात करें तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ये वायर और ये वायर जो है ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इसके रेस्पेक्ट में, तो जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा। इसको F1 कह देता हूं, इसको भी F1 कह देता हूं। अब हम जानते हैं कि जो पैरेलल वायर में जो फोर्स होता है, पैरेलल वायर में जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला μ0/4π 2I1I2/d के बराबर होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो कह सकता हूं कि दिस वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, यानी जितने पास वायर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मैं कह सकता हूं इस वायर के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा, इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है थोड़ा सा कम होगा। तो ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये फोर्स बहुत ज्यादा है, ये फोर्स काफी कम है। तो ओवरऑल कह सकता हूं कि इस पूरे लूप के ऊपर नेट फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाला है। इसका मतलब ये जो लूप है पूरा ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगेगा। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे टिक कर देंगे, सी ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14। दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच का सेपरेशन दिया है, करंट दिया है, और आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। सवाल को करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको मालूम है μ0/4π 2I1I2/d। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, 2 बार पहले मैं बता चुका हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि फील्ड को रेडियल बनाने के लिए इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं। तो आप याद रखें
कि जो हमारे पास मैग्नेट हैं उनको सिलिंड्रिकल बनाया जाता है, जिस कोर पे वो वायर लिपटा होता है उसको भी सिलिंड्रिकल बनाया जाता है। तो सिलिंड्रिकल शेप का बनाया जाता है मैग्नेट, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल हो सके। तो ये जो है पोल्स आर सिलिंड्रिकली कट, पोल्स यानी कि जो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ उसको सिलिंड्रिकली कट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि एक इस तरीके का सिस्टम है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होने वाला है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बताना इस वायर के साथ क्या होगा, इस वायर के साथ क्या होगा। तो देखिए यहां पे बनाते हैं इसको और क्लियरली। देखिए इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस तरफ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब राइट की तरफ है। करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट जो है इसमें नीचे की तरफ, इसमें इधर होगा, इसमें इधर होगा, इसमें इधर होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं I L क्रॉस B होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स, यदि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो। अब देखिए L क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट इसके लिए 0 हो जाएगा, तो इस वाले वायर पे जो है फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके लिए भी फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी। इसके लिए फोर्स नॉन जीरो, इसके लिए फोर्स नॉन जीरो। अब फोर्स देख लेते हैं किस डायरेक्शन में लगेगा। इसमें करंट नीचे की तरफ है तो L वेक्टर नीचे की तरफ होगा। इस वाले डायग्राम में L वेक्टर नीचे होगा, L वेक्टर होगा नीचे, L वेक्टर नीचे, B वेक्टर ऐसे, L क्रॉस B जो है बाहर की तरफ इस आपको फोर्स देखने को मिलेगा। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो बाहर की तरफ होगी, इस तरफ फोर्स लगेगा इस पूरे वायर पर, बाहर की तरफ फोर्स। यदि हम इस वायर की बात करें तो इसमें L वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में L वेक्टर लिया जाता है। L वेक्टर ऐसे, B वेक्टर ऐसे, L क्रॉस B जो है अंदर की तरफ है। तो मैं कह सकता हूं इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस B वो अंदर की तरफ होगा। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये बाहर की तरफ फोर्स इस पे लग रहा है, इस वाले सेक्शन पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इसका जो मोशन है इस पूरे वायर का दैट विल बी दिस, इस तरीके से रोटेशन इसका होगा। ये वाली साइड जो है बाहर की तरफ आना चाह रही है, ये वाली साइड जो है अंदर की तरफ आना चाह रही है। और टॉर्क की बात करें तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क जो है आप जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो टॉर्क कैसे जोड़ेंगे, इसका फोर्स निकाल लीजिए कितना होगा, I L B इंटू एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो I L B ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसको आप कर देंगे डबल, तो आपके पास मिल जाएगा नेट टॉर्क की वैल्यू। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, देखिए कैसे। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, मेथड नंबर सेकंड, ये वायर है आपके पास, करंट इस तरीके से है, तो हम कह सकते हैं कि करंट यदि इस डायरेक्शन में है तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो होता है NIA के बराबर, और इसकी डायरेक्शन जो है वो करंट के सेंस में फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो इस वाले केस में हम M1 है विच इज 1, एक टर्न है, इसमें करंट पता है हमें, एरिया पता है, दो साइड दी है, एरिया निकाल लेंगे मीटर स्क्वायर में। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ है। सो M क्रॉस B टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, टॉर्क की जो वैल्यू है वो होती है M क्रॉस B, M क्रॉस B। तो पता लगा लेंगे यहाँ से, M वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर है, M क्रॉस B जो है वो जो रोटेशन का जो सेंस है वो इस तरीके से है कि ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ जाना चाहता है। ये सेंस है टॉर्क का, और टॉर्क की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है। टॉर्क का सेंस है इस तरीके से घूमना, कि ये वाली साइड को बाहर ले आएं, इस वाली साइड को अंदर ले जाएं। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा और किस डायरेक्शन में इस लूप का मूवमेंट होगा। तो देख लेंगे जो भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है कि एक वायर्स हैं, 3 वायर हैं, और AX की वैल्यू आपको बतानी है कितना होगा यदि इस वायर पे फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब देखिए इस वायर में करंट, इस वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में करंट होने पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये सेम डायरेक्शन में करंट है, इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर देंगे। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, F/L की वैल्यू होती है μ0/4π 2I/2/d के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपको, सवाल देखें। एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, इसका मास दिया है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी पहले v थी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है हो जाती है 2v नीचे की डायरेक्शन में। पहले a डिस्टेंस पे था, अब ये 2a डिस्टेंस पे आ जाता है। आपको पूछा गया है, कुछ पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं, E की वैल्यू कितनी है, b कितना, और ये रेट ऑफ वर्क डन पूछा है। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो आप यहां देखिए बेटा कि यहां पर इसके ऊपर 2 तरीके के फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है Q E के बराबर,
इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज है तो QE के बराबर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सो V क्रॉस B की बात करें, V क्रॉस B नीचे की तरफ इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, QVB, ये फोर्स लग रहा होगा इस समय इसके ऊपर। और बात करें यहां पर ये आ जाता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है QE के बराबर अभी भी, और मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसकी वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, सो V क्रॉस B की बात करें, ओहो V क्रॉस B, तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सो V क्रॉस B अंदर की तरफ जो है इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये Q V और B, इतना फोर्स इस समय इसके ऊपर लग रहा होगा। अब हम यहां से यहां तक के बीच में लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है बिकॉज ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो है ये जीरो के बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है QE के बराबर, और ये इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 2a के बराबर, तो QE इंटू 2a इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू 2v हो जाती है इसकी स्पीड, माइनस हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब आपसे पूछा गया कि रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि आपसे पावर आपसे जानना चाह रहे हैं एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे रेट ऑफ वर्क डन पूछा जाए, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की बात है, ये करना चाह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर बात करें Q पर, P पर बात करें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, रेट ऑफ वर्क डन, तो जो वेलोसिटी है इस तरफ है, फोर्स है इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर है, तो आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको, तो यहां से आप QE फोर्स निकाल लेना, और आपको यहां वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर देना V से, आपको रेट ऑफ वर्क डन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पर। यदि Q पॉइंट पे रेट ऑफ वर्क डन पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस तरफ है, वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से F डॉट V, या इसको FV cos थीटा भी लिख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। 4 थीटा जो है यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपके सही आ जाएंगे A, B और D। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 आयंस हैं H+, He+ और O2+, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है, और इनको एक सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता है, इनके मासेस का रेशियो दिया है 1:4:16। आपको बताना है कि कौन सा जो आयन है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन को आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा रेडियस होगा, मान लीजिए इस पार्टिकल का रेडियस इतना है, दूसरे पार्टिकल का रेडियस जो है वो ज्यादा है, और तीसरे का जो रेडियस है और ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इसमें सबसे ज्यादा हुआ है, इसमें डिफ्लेक्शन उससे कम है, इसमें डिफ्लेक्शन और भी कम हुआ है, और भी ज्यादा रेडियस यदि होगा तो उसका डिफ्लेक्शन और भी कम होगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं दैट रेडियस या डिफ्लेक्शन, कह सकते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस हम जानते हैं क्या होता है, रेडियस जो है वो होता है mv/qb, होता है mv/qb, और mv जो है ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखा जा सकता है √2mke, और नीचे क्या है QB, तो यहां से आपको मिल जाएगा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। इन तीनों आयंस के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, 2 सबके लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है, तो मैं लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू q/√m। तो हम पहले की बात करें, पहला जो चार्ज पार्टिकल है H+, उसके ऊपर यदि चार्ज Q0 के बराबर है और उसका मास जो है वो m0 के बराबर है, तो He+ की बात करें, He+ में भी एक चार्ज है, तो Q0 इसका चार्ज हुआ, मास इसका जो है वो 4 के रेशियो में है, तो 4m0 इसका मास हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, 2 चार्ज है इसके पास, 2Q0 डिवाइडेड बाय मास की बात करें तो उसका मास जो है 16 है, तो 16m0 आपके पास मिल गया। अंडर रूट है सबके ऊपर, अंडर रूट है सबके ऊपर, तो आपको मिल जाता है ये Q0, ये आप इसको रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से, तो जाएगा 1:1/2 रेशियो 1/2 अगेन। तो इस तरीके का रेशियो आपको मिलता है, रेशियो है डिफ्लेक्शंस का रेशियो है। तो ये सेकंड और थर्ड जो पार्टिकल्स हैं वो उनका सेम डिफ्लेक्शन शो करते हैं,
तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है कि एक कंडक्टिंग लूप है जिसमें करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इस लूप के ऊपर की लूप की जो टेंडेंसी आपको बतानी है बेसिकली, तो हम यहाँ पे यदि फोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, मान लीजिए छोटा सा पार्ट है जिसका लेंथ हम dl वेक्टर मान सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह जो है अंदर की तरफ है। सो आई एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी, आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा फोर्स होगा इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर, आई डी एल क्रॉस बी। तो डीएल वेक्टर जो है वो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। डी एल क्रॉस बी की बात करें, डीएल वेक्टर इधर, बी इधर, एल क्रॉस बी, बाहर की तरफ जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा बाहर की तरफ डीएल। यदि हम इस एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे डीएल वेक्टर लिया हमने, तो डीएल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, डीएल क्रॉस बी जो है, डीएल क्रॉस बी यहाँ ऐसे लेंगे ऐसे, तो इस तरफ आपको मिलेगा फोर्स की वैल्यू। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स पर आप देखेंगे, सारे एलिमेंट्स पर आप देखेंगे तो जो फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की जो वैल्यू है वो बाहर की तरफ है। तो इस लूप की जो टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि मैं एक्सपैंड हो जाऊं, मैं फट जाऊं और फ्लावर बन जाऊं। तो ये इसकी टेंडेंसी जो है एक्सपेंशन की होगी, और ये यदि मौका मिलेगा, यदि इसका मटेरियल इसको अलाउ करेगा, तो ये एक्सपैंड भी कर सकता है यदि इलास्टिक मटेरियल है तो।